बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दो बड़ी खबरें हैं, एक तो आलमी खबर है, उसको मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आता हूं इमरान खान साहब पर, जो कि गुज़िश्ता 3 रोज से इमरान खान साहब की अडियाला जेल में समाअत जारी है, जिस पे उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू को अभी हालिया में कुछ तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। जैसे कि इमरान खान साहब माफ़ी की हामी भर ली या इमरान खान साहब ने माफ़ी मांग ली, लेकिन इमरान खान साहब ने जो आज अपना मौका इख्तियार किया है उसमें उन्होंने अपना लहजा भी सख्त रखा और उन्होंने बोला कि कौन सी माफ़ी, कैसी माफ़ी। सहाफ़ियों के कुछ सवालात थे, वो सवालात क्या थे वो मैं आपके सामने रख देता हूँ और उस पर इमरान खान साहब के क्या जवाब थे ये सुने। सहाफ़ी ने सवाल किया, इस्तिग़ासा ने अपनी शहादत अदालत के सामने पेश की, आपने अपनी तरफ से कोई गवाह पेश नहीं किया जो आपकी बेगुनाही को साबित कर सके। जिस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया, मेरे हक में गवाह आएंगे, गवाहों का नाम इस वक्त लेना दुरुस्त नहीं, अगर पहले ले लिया तो वीगो डाल आ जाएगा। मेरे केसेस का फैसला जल्दबाजी में किया गया, मुझसे जब 342 का बयान लिया गया उसके बाद बात करने का मौका ही नहीं दिया गया। उसके बाद सहाफ़ी ने फिर सवाल किया कि सानिया 9 मई के तमाम फुटेजेस ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, रेगुलर मीडिया ने उसको लाइव दिखाया, आपके लोग कहते रहे कि फ़ौज रेड लाइन क्रॉस कर ली है, आज हम आपकी रेड लाइन क्रॉस करेंगे। आपके लोग सोशल मीडिया पर फुटेजेस चढ़ाकर प्राउड फील कर रहे थे। जिस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया, 9 मई के वाक़यात में पीटीआई के लोग नहीं थे, आग लगाने वाले हमारे लोग नहीं कोई और लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। जिसके बाद सहाफ़ी ने सवाल किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया, बेनज़ीर भुट्टो की शहीद हुई, नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया, लेकिन इन जमातों ने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल नहीं दी, तो फिर आपने क्यों दी। जिस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया, पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है, मैंने सबको पुरअमन एहतजाज का कहा था, मैंने कहा था जब मुझे पकड़े तो आपने GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज करना है, जाहिर है हमें जहाँ से मसला होगा वहीं एहतजाज करेंगे, यह हमारा आईनी हक है, हमारे पुरअमन एहतजाज पर हमें दहशतगर्द बना दिया गया। सहाफ़ी ने सवाल किया, आपके खिलाफ जितने भी केसेस के फैसले हुए आपको अदालतों से रिलीफ मिल गया, अब आपके और इस्टेब्लिशमेंट के माबेन एक ही इशू है और वो है 9 मई का, वो भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है, आप भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है, कोई तीसरा रास्ता बताएं ताकि इस मसले को हल किया जाए। जिस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया, मैं भी चाहता हूं कि अमन हो, मुल्क में इस्तेकाम हो, 9 मई पर एक ही रास्ता है, हमें इंसाफ दिया जाए। सहाफ़ी ने सवाल किया, नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कह रहे हैं कि आपसे बात करने का वक्त ख़त्म हो चुका है। जिस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया, मेरे पास बहुत वक्त है, वक्त उनके पास ख़त्म हो रहा है, इन बेवकूफ़ों को समझ नहीं आ रही, इस हुकूमत के पास 2 माह से ज़ायद का वक्त नहीं है, 2 माह में इस हुकूमत का तड़न तख्ता होने वाला है, मुल्क में बांग्लादेश से बुरे हालात हैं, इसीलिए कह रहा हूँ इनके नाम ECL में डाले जाएं, कहीं ये भाग ना जाएं, मुझ समेत इन सब के नाम ECL में डाले जाएं। फिर सहाफ़ी ने सवाल किया, हुकूमत में शामिल लोग कह रहे हैं कि आप इसलिए माफ़ी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना है। इमरान खान साहब ने इस पर जवाब दिया, इन रेलू कट्टों का एक ही मकसद है कि फ़ौज के ज़रिए PTI को ख़त्म किया जाए और ये बच जाएँ, लेकिन ये नहीं बचेंगे। मेरे ख़िलाफ़ ये सब इसलिए किया जा रहा है कि मैंने कोई डील नहीं करूंगा, लेकिन मैं कोई डील नहीं करूंगा, मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमात बनाने हैं बना लें, जेल में रखना है रख लें। सहाफ़ी ने सवाल किया, मुल्क में अबूरी सेटअप कायम किया जाए और उसके तहत इलेक्शन करवाए जाएं, क्या आप वो इलेक्शन कबूल करेंगे। जिस पर इमरान खान साहब ने एक बयान दिया है जो कि एक अहम ऐलान है। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ा फ्रॉडिया है, इसने पहले भी फ्रॉड इलेक्शन करवाए, ज़िमनी इलेक्शन में भी इन्होंने पहले ही डब्बे भर दिए, किसको देखने तक नहीं दिया, मर्जी के रिजल्ट जारी किए। मौजूदा हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम बनने वाले अबूरी सेटअप और उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में कोई भी इंतखाबात हुए तो उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। ये इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि जो भी इंतखाबात होंगे इस सेटअप के नीचे या फिर इस इलेक्शन कमिश्नर के नीचे, उससे कबूल नहीं किया जाएगा। रहा सवाल इमरान खान साहब ने जो माफ़ी की बात की ना, तो उनका एक ही मौक़िफ़ है, फुटेजेस किसके पास हैं पेश की जाएँ। जब अदालत ने फुटेजेस मांगी, याद रखिएगा कि अदालत ने फुटेजेस मांगी थी 9 मई की, लेकिन प्रोसिक्यूशन वो फुटेजेस देने में नाकाम रहा, उन्होंने वो फुटेजेस वहाँ पर फराहम नहीं की। इसका मतलब ये है कि या तो फुटेजेस हैं नहीं, और अगर हैं तो वो पेश नहीं करना चाहते। अगर तो फुटेजेस हैं जिसमें आपको लगता है कि PTI के लोग थे, तो आपसे अदालत ने जब मांगी तो आपने पेश क्यों नहीं की। इमरान खान साहब इसीलिए अपने मौक़िफ़ पे कायम है क्योंकि उनको पता है कि मैंने जो एहतजाज की कॉल दी थी, मैंने किस इरादे से दी थी, किस एंगल से दी थी, किस लेवल की दी थी, उसमें कोई भी इंतशार का लफ्ज़ नहीं था, या हमारी ग्रुप में ये जो भी हमारे प्रोटेस्टर थे उसमें इंतशारी टोला नहीं था, ये पहले से ही कहीं से प्लांटेड था, कोई फिक्स मैच था।
जिससे भरपूर फ़ायदा उठाया गया। कुछ इस तरीके से रद्द-ए-अमल आया इमरान खान साहब का, और आखिर में उन्होंने एक जुमला कहा जिस पर कमर अदालत में कह लग गए। न्यूट्रल वाली बात पर उन्होंने कहा कि मैंने फ़ौज को ये नहीं कहा कि आप न्यूट्रल हो जाएं, मैंने फ़ौज को ये कहा कि आप गैर सियासी हो जाएं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल तो जानवर होता है। ये कहा तो कमर अदालत में कह लग गए। अब मैं तो थोड़ा सा इस तरफ बांग्लादेश की तरफ कि बांग्लादेश में क्या हुआ। अगर आप बांग्लादेश को देखें और पाकिस्तान को देखें ना, तो उसको मैच कर सकते हैं। जो भी सूरत हाल है तमाम आप मैच कर सकते हैं। जो वहाँ था वो यहीं पर है, यानी कि वहाँ फस्तायत थी यहाँ भी है, वहाँ जबर था यहाँ भी है, वहाँ पर लोगों को उठा के जेल में बंद किया गया यहाँ भी किया गया, वहाँ पर गोलियां बरसाई गई प्रोटेस्टर्स पर, तो यहाँ कौन सा पुरअमन था? यहाँ पर भी गोलियां चलाई गई प्रोटेस्टर पर। वहाँ पर चार दीवारी का पामाल किया गया, तो यहाँ भी चादर और चार दीवारी की पामाली की गई। वहाँ पर अपोजिशन को जेल में डालकर इलेक्शन लड़ा गया, तो यहाँ भी अपोजिशन को जेल में डालकर इलेक्शन लड़ा गया। इवन के बल्ले का निशान तक ले लिया गया। जब वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल है, वहाँ की मईशत भी बढ़ चुकी है, यहाँ की मईशत भी कोई अच्छी नहीं है, वो भी लगभग कोई बढ़ी हुई है। और इस तरह की सूरत हाल को अगर आप देखें तो तकरीबन सब कुछ मैच है। लेकिन फ़र्क किधर आ जाता है? नौजवान तबका उठा, उनके अंदर का जो एक लावा पक रहा था कई सालों से या कई महीनों, उनके अंदर का जो एक लावा पक रहा था कई सालों से, वो आके एकदम फटा। तो देखें किस तरीके से धड़न तख्ता हुआ। अच्छा, लोग इसको कहते हैं कि ये धड़न तख्ता हुआ है, जबकि ये हुकूमत का धड़न तख्ता नहीं है। अगर हुकूमत का धड़न तख्ता होता तो सिर्फ हसीना वाजिद फारिग होती, कोई दूसरा सेटअप होता। यहाँ पर वहाँ का सिस्टम चला गया, पूरा ही सिस्टम चला गया। आप देखें शेख मुजीबुर रहमान, उनके मुजस्मे तक तोड़ दिए गए। इसका मतलब ये नहीं है कि उधर हुकूमत गई है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर पूरा निज़ाम ही उलट हो गया है, पूरा उनका कोलैप्स हो गया सिस्टम। अब वहाँ पर नया सिस्टम जन्म लेगा। वो नया सिस्टम क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन इतना शोरूम में अब जो हालात दिखते हैं कि उस नए सेटअप में ना जो नौजवान तबका था ना, उसको देखते हुए ही पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, और हो सकता है उनका आइन जो है वो भी शायद रीराइट हो जाए। लेकिन अब थोड़ा सा मैं आता हूँ पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान में भी एक लावा पक रहा है। अगर आप देखें महंगाई तो बिल्कुल है, अगर आप देखें बेरोज़गारी बिल्कुल है, अगर आप देखें मईशत बढ़ चुकी है हमारी तो बिल्कुल बढ़ चुकी है, और अगर आप देखें कारोबारी तो हमारा कारोबार भी तबाह हो गया। आप बिजली के बिल देख लें, गैस के बिल देख लें, कुछ भी देख लें, उसका ग्राफ आपको नेगेटिव में नज़र आएगा, पॉजिटिव में कुछ भी नहीं है। और ये एक पकता है लावा, इसको कहते हैं लावा। जब ये लावा पकता है तो फटता है, और जब फटता है तो कुछ इस तरह की सूरत हाल होती हैं जो आपने वेनेजुएला में देखी होंगी, जो आपने अफ़गानिस्तान में देखी होंगी, जो आपने श्रीलंका में देखी होंगी, और अभी हाल ही में आपने बांग्लादेश में देखी होंगी। तो ये होते हैं अवामी लावे। अब इनको अगर सर्कल को मिलाया जाए ना, तो किस तरीके से करके आग लगी है। आग लगी तो लगी, लेकिन इसमें एक सबक ज़रूर मिलता है, चाहे आप अमेरिका को उठा लें या कहीं से भी कोई भी मुल्क उठा लें। एक चीज़ जो सामने आ रही हुई है पॉलिटिकल लीडरशिप क्राइसिस। अगर आप अमेरिका को देखते हैं तो वहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप क्राइसिस है, बाइडेन, उसके बाद आ जाए ट्रम्प, हुज़ नेक्स्ट। अगर आप इसी तरह पाकिस्तान में आ जाएं तो दो ख़ानदानी सियासी, हालांकि ख़ानदानी सियासत वहाँ भी चल रही थी बांग्लादेश में, और ख़ानदानी सियासत कहाँ कहाँ चल रही थी, उस मुल्क का क्या क्या हाल हुआ, ये शायद इनको इल्म हो जाना चाहिए। लेकिन ये अहमक है। अब मैं नहीं कह रहा, क्योंकि ये इमरान खान साहब खुद एक लक़ब दे चुके हैं, ये अहमक भी और बेवकूफ़ की, और उन्होंने आज उनको रेलू कट्टे का लक़ब भी दे दिया है। बहरहाल अब आ जाता हूँ मैं थोड़ा सा इस तरफ के हसीना वाजिद यहाँ से दौड़ लगा के जब गई हैं वो भारत, तो उनकी पहली मुलाकात हुई थी अजित देवल से, और अजित देवल से 15 मिनट की मुलाकात के बाद ये तय हुआ था कि ठीक है हम आपको रख लेते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि हम आपको कब तक रखेंगे। अब ये बड़ा सवालिया निशान है कि वो उनको कब तक रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट को देखें तो बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हसीना वाजिद को हमारे हवाले किया जाए। क्या भारत हवाले करेगा? कर भी सकता है। उसकी हालिया मिसाल अभी भी मौजूद है, अमरुल्लाह सालेह। अगर आपको याद हो तो अमरुल्लाह सालेह के साथ क्या हुआ था, थोड़ा सा और दूर चले जाएं, नजीबुल्लाह, उसके साथ क्या हुआ था। जब नजीबुल्लाह ने कहा था कि मुझे भारत बचाए, मुझे सेफ करे, तो उसके साथ क्या किया गया था आपको याद होगा, तालिबान ने उस नजीबुल्लाह को एयरपोर्ट पर ही कत्ल कर दिया था, लेकिन भारत ने कोई मदद नहीं की। अब इसी तरीके से ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि कोई मदद मांग रहा है, तो क्या उसको मदद मिलेगी? खैर की उम्मीद ना रखिएगा, मेरा तो मशवरा है हसीना वाजिद साहबा को। क्यों? क्योंकि भारत के जो मोदी हैं प्राइम मिनिस्टर, इनके एक ही एंगल होता है। मैं उनकी पॉलिसी पे हिंदुस्तान की बात नहीं करता, मैं उनके मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक शख्सियत की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं ये बढ़ गया ना, छोड़ो,
अब जो आया उस पर फोकस करो कि वो ताकत में है या नहीं है, उससे हाथ मिलाओ, उससे बनाओ, क्योंकि भारत का अगला प्लान यही होगा। लेकिन अगर हसीना वाजिद भारत की जगह अमेरिका जाती तो शायद कुछ बचत हो सकती थी। वो यूं क्योंकि अमेरिका छुपाने में घुमाने में बड़ा मास्टर है। अगर आप अशरफ गनी को देखें तो किस तरह से गायब किया, और आप इस तरह से शाह ईरान को देखें तो किस तरह से गायब किया। आज तक किसी को भी नहीं पता कि कौन कहाँ है, लेकिन वो गई है भारत। और भारत की मैंने आपको स्टोरी सुना दी कि भारत ने 2 दफ़ा तो कांड कर दिया है, ये तीसरी दफ़ा कोई मदद मांगने गया है। तो क्या उनकी मदद की जाएगी? तो जवाब मिलेगा नेगेटिव। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा इस तरफ बांग्लादेश की तरफ कि बांग्लादेश क्या रुक गया, क्या वहाँ पर सब नॉर्मल हो गया? तो अब तक तो वहाँ के हालात नॉर्मल हैं, लेकिन वहाँ पर एक नई मूवमेंट जन्म ले रही है जिसका नाम है बंगाल दोबारा कायम किया जाए। और अगर बंगाल का नाम लिया जाए तो पीछे अगर आप देखें ऊपर की तरफ आसाम के बाद जितना भी एरिया लगता है वो पहले बंगाल का ही हिस्सा था। और अब जो भारत है उसके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि एक तरफ अगर आप देखें बांग्लादेश में तो ये हो गया, वहाँ तो सेटअप जाना था, वो सेटअप चला गया, कोलैप्स हो गया सिस्टम। अब इस तरफ से अगर देखा जाए तो उनके मिज़ोरम क्या वहाँ पर हालात ठीक हैं, और उनके आसाम क्या वहाँ पर हालात ठीक हैं। अब अगली लहर कहीं ऐसा ना हो वहाँ चले, लेकिन भारत की नज़रें थोड़ी सी इस तरफ हैं, चूँकि वो उधर से नज़रें चुरा रहा है तो जो लावा फटेगा वो सबसे पहले हो सकता है गालिबन वो लावा वहीं फट जाए। आपको इधर के बांग्लादेश के देखने के बाद वो नज़ारे आपको बिल्कुल सेम टू सेम वहीं नज़र आएंगे। लेकिन इसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? अगर आप इश्यूज़ की बात करें तो एक्चुअली सेम है। वहाँ पर भी लोग बेजार हैं, यहाँ पर भी लोग बेजार हैं। वहाँ पर भी लावा फटा, यहाँ पर भी फट सकता है। अभी तक फटा नहीं है, लेकिन वो लावा कभी भी फट सकता है। तो इसमें एक सवाल पैदा होता है, क्या पाकिस्तान इस चीज़ के लिए तैयार है? क्यों? क्योंकि आपने जिनको मुसल्लत कर दिया है ना इस मुल्क पे, वो पब्लिक से डिसकनेक्ट है, या फिर पब्लिक उनको पसंद नहीं करती, और पसंद अगर करते भी हैं गिनती के तो वो भी उनसे भी डिसकनेक्ट हैं। अब यही वजह है कि आवाम में गम और गुस्सा बढ़ता जाएगा, महंगाई होती जाएगी, लावा पकता जाएगा। कब फटेगा नहीं फटेगा इसकी गारंटी नहीं, लेकिन अगर फटा तो शायद वो बांग्लादेश से ख़तरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हर चीज़ का मुतहम्मिल हो सकता है, हर चीज़ का, सिर्फ अदम इस्तेकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और जब तक इस्तेकाम नहीं आएगा तब तक पाकिस्तान के माशी हालात भी ठीक नहीं होंगे। इमरान खान साहब ने एक बात पे बहुत ज़ोर दिया कि माशी इस्तेकाम के लिए मैं बातचीत करने को तैयार हूँ, पाकिस्तान के लिए मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। और इमरान खान साहब की अगर बात देखी जाए तो उस तरफ दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा जाए आवाम का, कि आवाम किसे पसंद करती है। आवाम जिसे पसंद करती है उसे 8 फरवरी को मुंतखब कर दिया था, तो क्या वो आया? नहीं लाया गया, बल्कि उनको लेकर आ गए जो कि सिलेक्टेड, बल्कि उनको लेकर आ गए जो सो कॉल्ड तजुर्बाकार थे। और उनकी तजुर्बाकारी से पाकिस्तान की मईशत, कारोबार, इस्तेकाम सब बढ़ गया। इनकी कोई खैर की अब तक कोई खैर की खबर नहीं आई। रहा सवाल हमारे बैरूनी मुल्क ताल्लुकात, तो कौन से हमारे बैरूनी मुल्क ताल्लुकात ठीक हो गए? इमरान खान साहब ने एक पेशन गोई और की है कि इस हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। याद रखिए कि इमरान खान साहब ने इससे पहले जितनी भी पेशन गोइयाँ की हैं वो बिल्कुल 100% दरस्त साबित हुई हैं। अब आखिर में इमरान खान साहब ने 14 अगस्त के हवाले से कौम के नाम एक पैगाम भी दिया है। उनका ये कहना था कि कौम 13 अगस्त की रात को तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान का झंडा लेके बाहर निकले और जश्न मनाए। अब तक इतना ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।